दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर आप लोग के लिए 12 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आए हूँ। आज 12 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 11 अक्टूबर को हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी पक्षियों और उनके आवास के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह एक वैश्विक पहल है। 2024 की थीम पक्षियों के लिए कीड़े के लिए संरक्षण विषय वस्तु है। इस दिन की अवधारणा अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल पक्षियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते के एक हिस्से के रूप में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है बी, हांगकांग जी को। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है, मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। यह घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई थी। हांगकांग अपने उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 भाग हैं, और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। उन्होंने 1993 में साहित्य और समाज में प्रकाशित कविताओं के साथ अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत की और 1995 लघु कहानी संग्रह लव ऑफ ए ओशु के साथ गद्य की शुरुआत की। इसके बाद कई अन्य उपन्यास और लघु कथाएं लिखी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के वैज्ञानिकों नए कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की है। सही आंसर है बी, टायरोसिस DNA फास्फोरेस्टेंट TDP। आइए की पॉइंट देखते हैं। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के वैज्ञानिकों ने DNA मरम्मत एंजाइम टाइसोलेसिस DNA फास्फोडिफेंसिस TDP को सक्रिय करने का एक संभावित नए कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की है। अध्ययन से पता चलता है कि केंटोथेरेपी जैसे टोपोजाइमिस टॉप 1 अवरोधक के कारण होने वाली DNA क्षति की मरम्मत के लिए TDP1 का उपयोग करके कैंसर कोशिकाएं कीमोथेरेपी से बची जाती है। एंजाइम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK फास्फोलिपिड DTP द्वारा इस मरम्मत प्रक्रिया को बढ़ाता है, जो उपचार के दौरान कैंसर कोशिका के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहली छमाही में UPI लेनदेन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है? सही आंसर है बी, 52%। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए UPI लेनदेन की मात्रा में 2024 की पहली छमाही में 52% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो 78.97 बिलियन हो गई थी। वर्ल्ड बैंक की इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 और जून 2024 के बीच UPI का मूल्य 40% बढ़ा, जो 83.16 ट्रिलियन से बढ़कर 116.63 ट्रिलियन हो गया। जबकि फोन पे ने बाजार का नेतृत्व किया, उसके बाद गूगल पे और पेटीएम। औसत टिकट आकार ATS में 8% की गिरावट देखी गई, जो छोटे लेनदार की ओर बदलाव को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस कंपनी के साथ बीमा कवरेज के लिए साझेदारी की है?
सही आंसर है बी, बजाज अलियांजर। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। नौसेना के नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने पर अपने फोकस के अनुरूप भारतीय नौसेना ने बजाज अलियांजर लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल 2024 के एक प्रमुख आकर्षण है जिसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया जाता है या किया गया है। यह अपने नागरिक कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और समावेशित के लिए नौसैनिक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस सहित किफायती जीवन बीमा विकल्प प्रदान करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सिक्किम में सेना कमांडरों का शिखर सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? सही आंसर है बी, सीमा सुरक्षा। ऑप्शन है बी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 2024 का दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 10 अक्टूबर को सिक्किम के गंगटोक में एक अग्रिम स्थान पर हाइब्रिड प्रारूप में हुआ। भारतीय सेना के वरिष्ठ नेताओं को एक साथ लाने वाला यह सम्मेलन देश के समग्र सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करने, प्रमुख वैचारिक मुद्दों को संबोधित करने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। पहला चरण 10 से 11 अक्टूबर 2024 तक गंगटोक में आयोजित होगा। दूसरा चरण 28 से 29 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिससे गहन विश्लेषण और रणनीतिक समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रतन टाटा के सम्मान में किसने विशेष कवर जारी किया है? सही आंसर है बी, बिहार डाक परिमंडल ने। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। रतन नवल टाटा की विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए बिहार डाक परिमंडल ने उद्योग, परोपकार और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान को याद करते हुए एक विशेष कवर जारी किया है। यह न केवल एक श्रद्धांजलि है बल्कि उनकी स्थायी मूल्यों और नेतृत्व की याद भी दिलाता है। 10 अक्टूबर 2024 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो जाने वाले टाटा को राजकीय सम्मान के साथ सम्मानित किया गया, जो उनके पूरे जीवन में मिले अपार सम्मान और प्रशंसा को दर्शाता है। विशेष कवर को एक महत्वपूर्ण संग्रहणकर्ता वस्तु माना जाता है जो टाटा की दूरदर्शी कार्य का सम्मान करता है, जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत के कपड़ा क्षेत्र का 2030 तक का लक्ष्य क्या है? सही आंसर है सी, $350 बिलियन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत के कपड़ा क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार होने वाला है। अगस्त 2024 के भारत के व्यापार डेटा के अनुसार सभी कपड़ा निर्यातों ने रेडीमेड गारमेंट्स आरएमजी में 11% की वार्षिक वृद्धि के साथ एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। भारत की अंतर्निहित शक्तियों और निवेश और निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले एक मजबूत नीति ढांचे द्वारा संचालित देश में कपड़ा क्षेत्र 2030 तक $350 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के रोड मैप के हिस्से के रूप में कई योजनाओं और नीतिगत पहलों का उद्देश्य इन अंतर्निहित शक्तियों का लाभ उठाना और उन्हें उत्प्रेरित करना है, ताकि कपड़ा क्षेत्र को 2030 तक $350 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वंशा शेरपा ने किस उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है? सही आंसर है सी, 18 साल की उम्र में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 18 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने बुधवार को दुनिया की 8000 मीटर 26,246 फीट ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया। तिब्बत की 26,335 फीट ऊंची सीसा पगमा की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर मुहर लग गई। नीमा रजनी शेरपा 9 अक्टूबर 2024 को तिब्बत के 26,335 फुट ऊंचे सीसा
पगमा के शिखर पर पहुंचे। यह दुनिया की सभी 14,800 की चोटियों पर विजय प्राप्त करने की उनकी यात्रा पूरी करने के लिए आवश्यक अंतिम चढ़ाई थी। नीमा के पिता तासी शेरपा ने अपने बेटे की सफलता पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, उसने अच्छी ट्रेनिंग ली थी और मुझे पूरा विश्वास था कि यह कर दिखाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश का दौरा किया है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा की जाने वाली। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है, जो इस महाद्वीप पर अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह यात्रा भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ के G20 का स्थायी सदस्य बनने का 1 साल बाद हो रही है, जो अफ्रीका के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। UNGA ने 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद में कितने नए सदस्यों का चुनाव किया है? सही आंसर है सी, 18 सदस्यों का। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया गया है। यह निर्णय हाल ही में आयोजित गुप्त मतदान के माध्यम से लिया गया, जिसमें बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर और थाईलैंड जैसे देश नवनिर्वाचित सदस्यों में शामिल हैं। नवनिर्वाचित सदस्य 1 जनवरी 2025 को अपना 3 वर्षीय कार्यकाल शुरू करेंगे। जिनेवा में स्थित मानवाधिकार परिषद वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनाव परिषद की संरचना के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करते हुए क्रमिक कार्यकाल के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है सी, वियंतियाने में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के 44वें और 45वें शिखर सम्मेलन संबंधित कार्यक्रम 9 अक्टूबर को लाओस के वियंतियाने में शुरू हुआ, जिसका विषय आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना था। लाओस के राष्ट्रपति होंग लाओ सिसोलिथिन ने सदस्य देशों से बहु पक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए शांति, स्थिरता और सतत विकास को बनाए रखने का आग्रह किया। यह वर्ष आसियान के लिए दबावपूर्ण चुनौतियों के जवाब में एक अधिकार, एकीकृत और लचीला समुदाय बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कैमूर को बिहार का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? सही आंसर है दूसरा। आइए, केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बिहार सरकार द्वारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य KWLS को बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव के बाद लिया गया। पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR अब तक बिहार के एकमात्र बाघ रिजर्व था। TVR अपनी वहन क्षमता से अधिक बाघों को आश्रय दे चुका तथा वर्तमान में यह 54 बाघ है, जो 45 की आदर्श सीमा को पार कर गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत 44 कोडेक्स पोषण समिति की बैठक में किस उद्देश्य से शामिल हुआ है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। खाद्य सुरक्षा, पोषण मानकों की स्थापना और कृषि विकास। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति CCNFSTU के 44वें सत्र में भाग लिया।
एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारत ने महत्वपूर्ण एजेंडा मुद्दों पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। भारत में प्रोबायोटिक्स पर मौजूदा FAO WHO दस्तावेजों में संशोधन की वकालत की तथा वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति के कारण उनके पुराने हो जाने पर प्रकाश डाला। वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोबायोटिक विनिमय में अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उमंग ऐप किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है बी, डिजी लॉकर के साथ। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। दस्तावेज भंडारण और सत्यापन के लिए सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए उमंग ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। इस सहयोग का उद्देश्य सरकार के साथ नागरिकों की बातचीत को सरल बनाना है, जिससे उपयोगकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सेवाओं का प्रबंधन कर सके। इस एकीकरण का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं को डिजी लॉकर ऐप को अपडेट करना होगा, उमंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और कई सेवाओं को आसानी से एक्सेस करना होगा। यह साझेदारी भारत के डिजिटल गवर्नेंस प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विनियामक मानकों के अनुसार के बराबर प्रमाणित दस्तावेज प्रदान करती है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। डॉक्टर वेणुगोपालन को किस चिकित्सा क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? नेत्र चिकित्सा, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक्स या सर्जरी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 12 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप हमारी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। अभी दिन भर काम करना